इतनी बारिश हो जाए जितनी पूरे महीने में होती है, सोचो क्या होगा? पूरा शहर पानी में। दोस्त, ये कोई मूवी सीन नहीं है। दिस इज अ क्लाउड बर्स्ट, और ये आजकल काफी कॉमन हो गया है। तो आखिर ये नेचुरल डिजास्टर्स इतने फ्रीक्वेंट क्यों हो रहे हैं, और क्या हम इनके लिए तैयार हैं? अगर आप इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिकोड करना चाहते हैं और हाँ, अपने एग्जाम्स में रियली एस करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, प्लीज अभी उसे टैप कर दो। हमें आपके लिए और ऐसा ऑसम कंटेंट बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। चलो कर दो। तो आज की सुपर डिटेल चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे, लेट्स मेक अ क्विक लर्निंग मैप। सबसे पहले विल अनपैक द मिस्ट्री ऑफ क्लाउड बर्स्ट्स, स्पेसिफिकली उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में एनडीएमए गाइडलाइंस यूज करके। फिर विल गेट इनटू द साइंस, द मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट्स विद सम वेरी रीसेंट एंड स्केरी एग्जांपल्स। नेक्स्ट अप हम कोस्ट पे जाएंगे टू टॉक अबाउट कोस्टल इरोजन, इसके कॉजेज, इफेक्ट्स और जो कूल मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। उसके बाद एक बहुत सीरियस टॉपिक, डैम फेलियर्स। ये प्रोटेक्टर्स कभी कभी एक थ्रेट क्यों बन जाते हैं, ये समझेंगे। फिर हम टाइम ट्रैवल करेंगे 2004 में टू अंडरस्टैंड द डेविस्टेटिंग सुनामी, इसके कॉजेज और इसने इंडिया की डिजास्टर स्ट्रैटेजी को कैसे बदला। और फाइनली एक टॉपिक जो हम सबने टीवी पे देखा है, अर्बन फ्लड्स। इसे हम दो अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक 2016 का व्यू और एक बिल्कुल नया 2024 का एनालिसिस। रेडी हो इस इंटेंस सेशन के लिए? चलो शुरू करते हैं जर्नी। टॉपिक नेम: with reference to National Disaster Management Authority (NDMA) guidelines, discuss the measures to be adopted to mitigate the impact of the recent incidents of cloudbursts in many places of Uttarakhand. Broad micro theme: mitigating cloudburst impact with NDMA guidelines. Okay, तो हमारा पहला टॉपिक बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लाइफ सेविंग रूल बुक है, स्पेशली उत्तराखंड जैसे सेंसिटिव रीजन के लिए। मैं चाहती हूँ आप एक चीज इमेजिन करें। आप एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, डीएम, उत्तराखंड के एक छोटे से सुंदर से टाउन में। बारिश का दिन है, अचानक आपका फोन बज करता है। वेदर अलर्ट्स येलो से रेड हो जाते हैं। डॉपलर रडार आपके टाउन के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा गुस्से वाला क्लाउड सिस्टम दिखा रहा है। आपके पास शायद कुछ ही घंटे हैं। क्या करोगे? पैनिक? नहीं, आप रूल बुक खोलोगे, और वो रूल बुक दोस्त एनडीएमए गाइडलाइंस है, समझे? एग्जैक्टली ये गाइडलाइंस उसी हाई प्रेशर मोमेंट के लिए डिजाइन की गई हैं। चलो इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन: उत्तराखंड के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उतने ही फ्राजाइल भी। यहाँ क्लाउड बर्स्ट आते हैं तो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डेडली लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, सब कुछ बहा ले जाते हैं। इसलिए एनडीएमए की गाइडलाइंस को समझना सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि लाइफ सेव करने के लिए जरूरी है। बैकग्राउंड, और ये भी इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि इन एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और हिमालयन रीजन्स इस बैटल में बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है। तो सिर्फ डिजास्टर के बाद रिस्पॉन्स देना, बाद में हेल्प भेजना, वो काफी नहीं है। यहाँ कीवर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब डिजास्टर आने से पहले तैयारी करना। कोर लॉजिक: द पिलर्स ऑफ एनडीएमए गाइडलाइंस। ओके, अब इसके कोर में जाते हैं। एनडीएमए की स्ट्रैटेजी 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर बनी है। चलो एक एक करके देखते हैं। पिलर 1, अर्ली वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स। सबसे पहला स्टेप है प्रिडिक्शन। अगर आपको पता हो कि एक पंच आने वाला है तो आप झुक सकते हो, राइट? एनडीएमए कहता है कि हमें एडवांस वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल करनी है, स्पेसिफिकली डॉपलर वेदर रेडार्स, जो बादलों के अंदर देख सकते हैं, और सैकड़ों ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस एडब्ल्यूएस स्ट्रेटेजिक दूर दराज के लोकेशंस में, ताकि रियल टाइम डेटा मिल सके। राइट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मतलब ठीक है, आपने वार्निंग इशू कर दी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन एक दूर के गांव तक कैसे पहुंचेगी? यहाँ कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स काम आते हैं, जैसे लोकल सायरन्स या कम्युनिटी रेडियो। एग्जैक्टली। पिलर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग। चलो वार्निंग मिल गई, अब क्या? आपके टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सडन मैसिव वाटर सर्च को हैंडल कर सके। एनडीएमए रेकमेंड करता है रोबस्ट ड्रेनेज सिस्टम्स बनाना, और पहाड़ों में स्लोप स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है। ये बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स या रिटेंशन वॉल्स बनाकर किया जा सकता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को रिजिलियंट बनाना है। और इसमें एक और पॉइंट है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिट्रोफिटिंग। ये भी बहुत जरूरी है। कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान से सर्फेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। पिलर 3, लैंड यूज प्लानिंग एंड रेगुलेशंस। ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इग्नोर हो जाता है। सिंपल लॉजिक है, जहां खतरा है वहां घर मत बनाओ। वल्नरेबल एरियाज जैसे स्टीप स्लोप्स या पुराने लैंडस्लाइड जोन्स, नो कंस्ट्रक्शन जोन्स होने चाहिए। इंडिया में इन जोनिंग रेगुलेशंस के स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट पर जोर देता है, मतलब नो इलीगल कंस्ट्रक्शन, पीरियड। पिलर 4, कम्युनिटी प्रिपेयरनेस। देखो, टेक्नोलॉजी और रूल्स अकेले काफी नहीं है जब तक लोग तैयार ना हो। कम्युनिटी ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है। तो एनडीएमए रेगुलर मॉक ड्रिल्स और इवैक्यूएशन एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने की बात करता है। स्कूल में फायर ड्रिल होती थी ना, बस वैसा ही, लेकिन पूरे गांव के लिए। उन्हें सिखाना कि सायरन बजने पर कहां जाना है, क्या करना है। पिलर 5, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। फाइनली सारी अलग अलग एजेंसीज को एक साथ एक टीम की तरह काम करना होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट की बात करें तो जब ये सारे पिलर्स इंप्लीमेंट होते हैं तो एक टाउन डिजास्टर का विक्टिम बनने के बजाय रिजिलियंट बन जाता है। एक अर्ली वार्निंग से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए 1 to 2 आवर्स का क्रूशियल विंडो मिल सकता है। स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है सड़कें नहीं बहेंगी, हेल्प कट ऑफ नहीं होगी, और प्रिपेयर्ड कम्युनिटीज प्रोफेशनल हेल्प आने से पहले ही खुद को बचा सकती हैं। ये फ्रेमवर्क केओस और एक कंट्रोल रिस्पॉन्स के बीच का फर्क है। कंक्लूजन, तो इन अ नटशेल एनडीएमए का अप्रोच कोई एक चीज नहीं है। ये एक होलिस्टिक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। ये टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल्स और पीपल पावर को कंबाइन करके क्लाउड बर्स्ट्स के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म रेजिलियंस बिल्ड करती है। बेसिकली पहाड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाती है। तो कुछ सवाल हो जाए इसे लॉक करने के लिए? लेट्स डू इट।
पहला सवाल, गाइडलाइंस में लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात है। एक दूर के गांव में इसका क्या मतलब है, जहां लोगों के पास शायद स्मार्टफोन या टीवी ना हो? देखो, इसका मतलब है ओल्ड और न्यू टेक का मिक्स यूज करना। ये एक सिंपल सा साइलेंस सिस्टम हो सकता है पूरे गांव के लिए, या लोकल मंदिर या मस्जिद के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो सकता है, सरपंच के जरिए मैसेज पास किया जाए, या एक वॉलंटियर मोटरसाइकिल पर मेगाफोन लेकर निकल जाए। पॉइंट ये है कि वार्निंग हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए, किसी भी तरह से, सिर्फ हाईटेक एप्स पर डिपेंड करके नहीं। ओके, नेक्स्ट। आपने बायो इंजीनियरिंग मेंशन किया स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए। ये एक बड़ी सी कंक्रीट दीवार बनाने से अलग कैसे है? कंक्रीट दीवार एक हार्ड सोल्यूशन है, वो नेचर से लड़ता है। बायो इंजीनियरिंग एक सॉफ्ट सोल्यूशन है जो नेचर के साथ काम करता है। इसमें हम कुछ खास किस्म की गहरी जड़ों वाली घास और झाड़ियां लगाते हैं, जैसे वेटिवर ग्रास। इनकी जड़ें एक नेचुरल जाल की तरह मिट्टी को बांध लेती हैं। ये अक्सर सस्ता, ज्यादा सस्टेनेबल और लोकल इकोसिस्टम के लिए बेहतर होता है। कंक्रीट दीवार तो क्रैक भी हो सकती है या नेचुरल वाटर फ्लो को रोक सकती है। ये एक थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। इन लैंड यूज रेगुलेशंस को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सुनने में तो सिंपल लगता है। सही कहा, ये बहुत मुश्किल है। सबसे बड़े चैलेंजेस अक्सर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होते हैं। लोगों को घर बनाने के लिए और टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस के लिए जमीन चाहिए। कभी कभी जो सबसे सेफ लैंड होती है वही सबसे उपजाऊ या बेस्ट व्यू वाली होती है, जो उसे वैल्यूएबल बनाती है। लोगों को वहां बनाने से रोकने के लिए जबरदस्त पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है, और उन्हें वायबल ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स भी देने पड़ते हैं। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। आपदा मित्र स्कीम में लोकल यूथ को फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की ट्रेनिंग देना, ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। डिजास्टर के टाइम पे ये ग्राउंड पे चीजों को प्रैक्टिकली कैसे बदलता है? ये बिल्कुल गेम चेंजर है। सोचो, एनडीआरएफ जैसी प्रोफेशनल हेल्प को एक दूर दराज कट ऑफ गांव तक पहुंचने में घंटे लग सकते हैं, लेकिन ट्रेंड लोकल यूथ, आपदा मित्राज, वो पहले से ही वहां मौजूद हैं। वो बेसिक सर्च एंड रेस्क्यू कर सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं, इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अथॉरिटीज को सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो डिजास्टर के आने के ठीक बाद गोल्डन आवर में जाने बचाते हैं, जो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। फाइनल क्वेश्चन, क्या डॉपलर रडार सच में इतने इफेक्टिव हैं कि क्लाउड बर्स्ट जैसी अचानक और स्मॉल स्केल चीज को प्रिडिक्ट कर सकें? वो नाउ कास्टिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है, मतलब अगले कुछ घंटों का फोरकास्ट। एक डॉपलर रेडार इंटेंस कन्वेक्टिव क्लाउड्स के फॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकता है और उनके अंदर रेनफॉल की इंटेंसिटी को रियल टाइम में मेजर कर सकता है। हाँ, ये शायद एक क्लाउड बर्स्ट को दिनों पहले प्रेडिक्ट ना कर पाए, लेकिन ये 30 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक की क्रूशियल वार्निंग दे सकता है, जो लोगों को सेफ जगह पर मूव करने के लिए काफी है। ये एक वाइटल टूल है। ओके, अब आपकी बारी। ऑडियो को पॉज करो और एनडीएमए गाइडलाइंस के 5 मेन पिलर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। सिर्फ हेडिंग्स, जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। कम ऑन। मिनी रिकैप। क्लाउड बर्स्ट से लड़ने के लिए एनडीएमए का प्लान एक 5 पार्ट स्ट्रैटेजी है, जो टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कंस्ट्रक्शन, सख्त नियम और कम्युनिटी ट्रेनिंग को मिलाकर एक सेफ्टी शील्ड बनाती है। याद रखना। Topic name: Explain the mechanism and occurrence of cloudburst in the context of the Indian subcontinent. Discuss 2 recent examples. Broad micro theme: the science of cloudbursts. ऑलराइट, पिछले सेक्शन में हमने सीखा कि क्लाउड बर्स्ट के बारे में क्या करना है। अब चलो साइंटिस्ट बनते हैं और समझते हैं कि ये कैसे और क्यों होता है। वी आर गेटिंग इनटू द मैकेनिज्म ऑफ दिस वेदर बॉम्ब। मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद है। सोचो आप पॉपकॉर्न बना रहे हो। नॉर्मल बारिश कर्नल्स के धीरे धीरे स्टेडी पॉप होने जैसी है। एक क्लाउडबर्स्ट तब होता है जब आप आंच को एकदम फुल कर देते हो और अचानक सारे कर्नल्स एक साथ एक मैसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी में एक्सप्लोड हो जाते हैं। हम आसमान में ऐसी ही वायलेंस की बात कर रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट की बहुत स्पेसिफिक साइंटिफिक डेफिनेशन है। ये 100 मिलीमीटर्स पर आवर से ज्यादा की रेनफॉल है, एक बहुत ही लोकलाइज्ड एरिया में, शायद सिर्फ कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स में। ये सिर्फ भारी बारिश नहीं है, ये एक डिल्यूज है। इंट्रोडक्शन: सिक्किम में अक्टूबर 2023 का रीसेंट क्लाउडबर्स्ट इसकी पावर का एक भयानक रिमाइंडर था। उसने सिर्फ फ्लड नहीं लाया, उसने एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड या GLOF ट्रिगर कर दिया, जो एक डबल डिजास्टर है। तो ये मॉन्स्टर कैसे बनता है, ये समझना सुपर इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड: ये फिनोमेना इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए पर्टिकुलरली रेलेवेंट है, स्पेशली हिमालयज में। क्यों? क्योंकि हमारे पहाड़ों की यूनिक ज्योग्राफी, टोपोग्राफी एक ट्रिगर का रोल प्ले करती है। पहाड़ खुद इन क्लाउड बर्स्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। कोड लॉजिक, द मैकेनिज्म। तो ये वेदर बॉम्ब बनता कैसे है? ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग: सब कुछ तब शुरू होता है जब समुद्र से आ रही गर्म, मॉइस्चर से भरी मॉनसून हवाएं हिमालय से टकराती हैं। जब ये हवाएं पहाड़ से टकराती हैं तो उनके पास ऊपर उठने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। पहाड़ द्वारा हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर करने के इस प्रोसेस को ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहते हैं। स्टेप 2, रैपिड कंडेंसेशन। गर्म नम हवा बहुत बहुत तेजी से ऊपर उठने के लिए मजबूर होती है। जैसे जैसे ऊपर जाती है, हवा तेजी से ठंडी होती है, और ठंडी हवा गर्म हवा जितनी नमी नहीं होल्ड कर सकती, तो सारा वाटर वेपर तुरंत पानी की बूंदों में कंडेंस हो जाता है, जिससे एक विशाल ऊंचा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, जिसमें अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ वाटर भरा होता है। स्टेप 3, द डाउनपोर: क्लाउड के अंदर हवा के अपवर्ड करंट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो इस भारी मात्रा में पानी को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन आखिरकार क्लाउड बहुत भारी हो जाता है। अपवर्ड ड्राफ्ट पानी को और नहीं रोक पाता और पानी का पूरा वॉल्यूम एक साथ रिलीज हो जाता है, जैसे आसमान में एक बहुत बड़ा वाटर बलून फट गया हो। दैट इज अ क्लाउड बर्स्ट। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, रीसेंट एग्जांपल्स। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक साइंस नहीं है, ये अभी हो रहा है और इसके परिणाम बहुत भयानक हैं। चलो 2 रीसेंट एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, हिमाचल प्रदेश क्लाउड बर्स्ट 2023। ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं।
2023 के मॉनसून सीजन में 24 जून से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट्स और लैंडस्लाइड्स के 170 अलग-अलग इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए। टोटल नुकसान लगभग 1360 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया। ये आसमान से एक नॉन स्टॉप हमला था। एग्जाम्पल 2, सिक्किम क्लाउड बस्ट 2023। ये 4 अक्टूबर को हुआ साउथ लॉनक लेक के पास, जो एक ग्लेशियर लेक है। क्लाउड बस्ट ने बहुत ज्यादा बारिश उस झील में गिरा दी। झील उसे संभाल नहीं पाई और उसका नेचुरल डैम, जो बर्फ और पत्थर का बना था, टूट गया। इसने एक विशाल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF ट्रिगर कर दिया, जो घाटी में नीचे गरजता हुआ आया, तीस्ता 3 डैम को नष्ट कर दिया और भयंकर तबाही मचाई। कंक्लूजन तो साइंस बिल्कुल क्लियर है। क्लाउड बर्स्ट्स एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन क्लाइमेट चेंज उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। एक गर्म एटमॉस्फेयर ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करता है, जिसका मतलब है इन वेदर बॉम्ब्स के लिए ज्यादा फ्यूल। आगे का रास्ता एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ही होना चाहिए। हिमालयाज में बेहतर और घने वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, रोबस्ट कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए एक छोटा सा क्विज। पहला सवाल, 100 mm/h बारिश एक नंबर जैसा लगता है। इससे थोड़ा पर्सपेक्टिव में डाल सकते हो। ये असल में कितना पानी है? ओके, 100 mm मतलब लगभग 4 इंच। अब इमेजिन करो आपके पूरे पड़ोस या शहर को 4 इंच गहरी पानी की परत ने ढक लिया है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे में। मॉडर्न सिटी ड्रेनेज सिस्टम्स शायद 20-25 mm/h हैंडल करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। क्लाउड बर्स्ट उसकी कैपेसिटी का 4 गुना है। ये पानी की एक ओवरवेलमिंग मात्रा है। आपने ओरोग्राफिक लिफ्टिंग एक्सप्लेन किया, तो इसका मतलब है कि क्लाउड बर्स्ट सिर्फ पहाड़ों में हो सकते हैं, दिल्ली या मुंबई में हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है। देखो, बहुत इंटेंस थंडरस्टॉर्म्स कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्लासिक क्लाउड बर्स्ट मैकेनिज्म, जिसमें पावरफुल ओरोग्राफिक लिफ्टिंग इन्वॉल्व है, वो माउंटेनियस रीजन्स का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। पहाड़ एक फिजिकल ट्रिगर की तरह काम करता है। हवा को एक फ्लैट प्लेन के ऊपर उठने से कहीं ज्यादा तेजी से और वायलेंटली ऊपर फोर्स करता है। इसलिए सबसे डिस्ट्रक्टिव क्लाउड बर्स्ट ऑलमोस्ट हमेशा एक माउंटेन फिनोमेनॉन होते हैं। सिक्किम वाला एग्जाम्पल काफी डरावना है। एक क्लाउड बर्स्ट और GLOF के बीच में आखिर कनेक्शन क्या है? एक दूसरे को ट्रिगर कैसे करता है? इसे एक चेन रिएक्शन की तरह सोचो। ग्लॉफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड तब होता है जब एक पिघलते हुए ग्लेशियर से बनी झील का नेचुरल डैम टूट जाता है। ये डैम आमतौर पर सिर्फ ढीले पत्थर और बर्फ का बना होता है, इसलिए बहुत अनस्टेबल होता है। अब एक क्लाउड बर्स्ट इसमें ट्रिगर का काम 2 तरह से कर सकता है। या तो वो सीधे झील में भारी मात्रा में बारिश गिरा सकता है, जिससे वो ओवरफ्लो होकर डैम तोड़ दे, या भारी बारिश आसपास की ढलानों पर लैंडस्लाइड कर सकती है, जो फिर झील में गिरकर एक विशाल लहर बनाती है जो डैम को तोड़ देती है। चलो हिमाचल वाले एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। 170 इंसिडेंट्स, इसका मतलब क्या सच में 170 अलग-अलग विशाल इंडिविजुअल क्लाउड्स ने तबाही मचाई? जरूरी नहीं कि 170 बहुत बड़े अलग अलग क्लाउड सिस्टम्स हों। इसका मतलब है कि 170 लोकलाइज्ड इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स हुए जो क्लाउड बर्स्ट की साइंटिफिक डेफिनेशन को पूरा करते थे। एक एक्टिव मॉनसून के दौरान रीजन में छोटे लेकिन हाईली अनस्टेबल और एनर्जेटिक क्लाउड सेल्स की एक सीरीज मूव कर सकती है। इनमें से हर एक सेल एक मिनी वेदर बॉम्ब बन सकता है और एक बहुत छोटे से एरिया में अपनी एनर्जी रिलीज कर सकता है, जिससे फ्लैश फ्लड आ जाए और फिर आगे बढ़ जाए। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हम क्लाउड बर्स्ट के बढ़ने के लिए सीधे क्लाइमेट चेंज को ब्लेम कर सकते हैं? एम करने में सावधानी बरतते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अनडिनाइबल है। बेसिक फिजिक्स सिंपल है। एक गर्म एटमॉस्फेयर ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। ज्यादा मॉइस्चर मतलब तूफानों के लिए ज्यादा फ्यूल। तो हो सकता है क्लाइमेट चेंज एक क्लाउड बर्स्ट क्रिएट ना करे, लेकिन ये कार में हाई ऑक्टेन फ्यूल डालने जैसा है। ये आने वाले एक्सप्लोजन को बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बना देता है। ऑलराइट, अब खुद को टेस्ट करने का टाइम। पॉज करो और क्लाउड बर्स्ट के मैकेनिज्म को 3 सिंपल स्टेप्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। अपना सेंटेंस शुरू करो, वार्म मॉनसून विंड्स हिट द माउंटेन्स। जोर से रिहर्स करो। मिनी रिकैप। क्लाउड बर्स्ट आसमान से आने वाले नेचर के फ्लैश फ्लड्स हैं, जो तब ट्रिगर होते हैं जब नमी से भरी हवा तेजी से पहाड़ों के ऊपर उठती है, और ये हिमालयज में एक भयानक रूप से आम आफत बनते जा रहे हैं। सिंपल ना? Topic name. Explain the causes and effects of coastal erosion in India. What are the available coastal management techniques for combating the hazard? Broad micro theme. India's disappearing coastlines. ओके, अब हम पहाड़ों से समुद्र की तरफ चल रहे हैं। इंडिया के पास एक विशाल 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है, लेकिन यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट है, ये छोटी हो रही है। ये अगला टॉपिक इसी बारे में है कि हमारे खूबसूरत बीचेस क्यों गायब हो रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। अपने फेवरेट बीच स्पॉट को इमेजिन करो जहाँ आपने सालों से फोटोज ली हैं। अब इमेजिन करो कि आप 10 साल बाद वापस जाते हो और बीच अपने साइज का आधा रह गया है। पानी उन नारियल के पेड़ों की लाइन को छू रहा है जो पहले बहुत दूर हुआ करते थे। वही मेरे दोस्त, कोस्टल इरोजन इन एक्शन है। ये एक धीमी शांत आफत है जो अभी हो रही है। तो ये है क्या? कोस्टल इरोजन वो प्रोसेस है जिसमें कोस्टलाइन के किनारे की जमीन समुद्र की क्रियाओं जैसे लहरों, करंट्स और टाइड से कट जाती है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च की एक रीसेंट स्टडी ने पाया कि इंडिया की कोस्टलाइन का 33.6% हिस्सा इरोजन के खतरे में है। ये हमारी पूरी कोस्ट का लगभग 1/3 है। इंट्रोडक्शन। सुंदरबन से लेकर केरला के कोस्ट तक ये एक पैन इंडिया प्रॉब्लम है। ये घरों, रोजी रोटी और अनमोल इकोसिस्टम्स को खतरे में डाल रही है। इसके कारणों और समाधानों को समझना हमारे कोस्टल कम्युनिटीज के लिए बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड: एक लंबे समय तक हम कोस्टलाइन को मैप पर एक फिक्स लाइन मानते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये एक डायनामिक, लगातार बदलता हुआ एनवायरनमेंट है।
और क्लाइमेट चेंज और बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटी के साथ इस बदलाव की गति नाटकीय रूप से तेज हो गई है, जिससे एक नेचुरल प्रोसेस एक गंभीर खतरा बन गया है। कोर लॉजिक, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कोस्टल इरोजन के कारणों को हम दो सिंपल कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, नेचुरल फैक्टर्स। सबसे बड़ा कारण है सी लेवल राइज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जैसे जैसे समुद्र गर्म हो रहे हैं, पानी फैलता है और ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जिससे एवरेज सी लेवल बढ़ जाता है। ऊंचा सी लेवल लहरों को कोस्ट पर और अंदर तक हमला करने देता है। दूसरे नेचुरल कॉजेज हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे साइक्लोन्स जो विशाल लहरें लाते हैं, और रेगुलर टाइडल एक्शंस जो धीरे धीरे कोस्ट को काटते रहते हैं। यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन जैसे पोर्ट्स, हार्बर्स और जेटीज कोस्ट के साथ सैंड के नेचुरल मूवमेंट को डिसरप्ट करते हैं। बीचेस और नदियों से इलीगल सैंड माइनिंग बीच के मुख्य इंग्रेडिएंट को ही चुरा लेती है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव फॉरेस्ट का विनाश। मैंग्रोव्स नेचर की सी वॉल्स हैं। उनकी जटिल जड़ें कोस्टल मिट्टी को बांधती हैं और लहर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। जब हम उन्हें काटते हैं, हम अपनी नेचुरल सुरक्षा को हटा देते हैं। और इसके इफेक्ट्स क्या हैं? वो बहुत भयानक है। एनवायरमेंटल साइड पर ये इकोसिस्टम डिग्रेडेशन का कारण बनता है। हम टर्टल नेस्टिंग साइट्स और कोस्टल बायोडाइवर्सिटी खो देते हैं। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होता है, जिसमें समुद्र का पानी हमारे मीठे पानी के स्रोतों में घुस जाता है, उन्हें पीने लायक नहीं छोड़ता। और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब कोस्ट लाइन का पूरा आकार और प्रोफाइल हमेशा के लिए बदल जाता है। इसके सोशियो-इकोनॉमिक इंपैक्ट्स तो और भी डायरेक्ट हैं। हम कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, जहां पूरे के पूरे गांव को रिलोकेट करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोस्टल रोड्स और बिल्डिंग्स को, और लाइवलीहुड्स जैसे फिशिंग और टूरिज्म को भारी इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। हम कल्चरल हेरिटेज साइट्स का भी नुकसान देखते हैं, जैसे कोस्ट के पास स्थित प्राचीन मंदिर। कोर लॉजिक, कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो हम इस बारे में कर क्या सकते हैं? इसके सॉल्यूशंस 3 प्रकार के हैं। पहला, हार्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। ये मैन-मेड स्ट्रक्चर्स हैं जो समुद्र से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें आते हैं सी वॉल्स, कोस्ट के साथ कंक्रीट की दीवारें, ब्रेक वाटर्स, समुद्र में बनाए गए स्ट्रक्चर्स जो लहरों की ताकत को तोड़ते हैं, और ग्रॉइंस, बीच के परपेंडिकुलर बनाई गई दीवार जैसे स्ट्रक्चर्स जो सैंड को ट्रैप करते हैं। दूसरा और अक्सर बेहतर है सॉफ्ट इंजीनियरिंग अप्रोचेस। ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं जो एनवायरनमेंट के साथ काम करते हैं, जैसे कि बीच नरिशमेंट, जिसका मतलब है बीच पर और सैंड डालकर उसे चौड़ा करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव रेस्टोरेशन। इसके लिए सरकार ने एक ब्रिलियंट मिष्टी स्कीम लॉन्च की है। और ड्यून स्टेबलाइजेशन, जिसमें सैंड ड्यून्स पर खास घास लगाकर उन्हें स्थिर किया जाता है। और तीसरा, हमारे पास पॉलिसी मेजर्स हैं। सरकार ने नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड के तहत इरोजन कंट्रोल के लिए फंड्स एलोकेट किए हैं, और हम इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICZ प्लान्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो पूरे कोस्टल जोन को एक साथ देखते हैं, विकास और संरक्षण को बैलेंस करते हुए। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट एंड कंक्लूजन। सबसे अच्छा अप्रोच एक या दूसरा नहीं है, ये एक बैलेंस मिक्स है। कुछ क्रिटिकल एरियाज में एक शहर को बचाने के लिए सी वॉल जरूरी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर दूसरे एरियाज में मैंग्रोव्स और ड्यून्स को रिस्टोर करना एक ज्यादा सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। भविष्य इसी बैलेंस्ड अप्रोच में है, जिसमें स्मार्ट इंजीनियरिंग, इकोसिस्टम बेस्ड अडैप्टेशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन शामिल हो। चलो कुछ सवालों से इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से पकड़ते हैं। पहले, आपने कहा हार्ड इंजीनियरिंग से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? ये तो स्ट्रॉन्ग और परमानेंट लगता है। स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन ये बैकफायर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक सी वॉल उसके पीछे भी जमीन को बचाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये वेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट करती है। ये पावरफुल रिफ्लेक्टेड एनर्जी दीवार के बेस से सैंड को हटा सकती है, जिससे वो कोलैप्स हो सकती है। और इससे भी बुरा, ये पास के अनप्रोटेक्टेड कोस्टल हिस्सों में इरोजन बढ़ा सकती है। इसे डाउनड्रिफ्ट इरोजन कहते हैं। तो आप एक जगह प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और उसके बगल में एक नई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। ये मिष्टी स्कीम बहुत कूल लग रही है। ये आखिर है क्या? और ये लोगों के लिए टंजिबल इनकम्स कैसे क्रिएट करती है? मिष्टी का मतलब है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। ये एक बहुत स्मार्ट स्कीम है, क्योंकि ये मैंग्रोव संरक्षण को लोकल लाइवलीहुड्स से जोड़ती है। ये सिर्फ लोगों को पेड़ लगाने के लिए पैसे नहीं देती, ये उन्हें ऐसी इकोनॉमीज डेवलप करने में मदद करती है जो स्वस्थ मैंग्रोव्स पर निर्भर हैं। जैसे वो मैंग्रोव हनी के लिए बी कीपिंग शुरू कर सकते हैं, जो बहुत वैल्यूएबल होता है। वो मैंग्रोव इकोसिस्टम के अंदर सस्टेनेबल फिशिंग या क्रैब फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, या स्मॉल स्केल इको टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। जब लोग मैंग्रोव से टैंजिबल इनकम कमाते हैं, तो उनके पास उन्हें बचाने का एक डायरेक्ट इकोनॉमिक रीजन होता है। कूल ना? कोस्टल इरोजन और सी लेवल राइज के बीच का फर्क थोड़ा क्लियर कर सकते हो? दोनों एक ही चीज जैसे लगते हैं। एक आम कंफ्यूजन है। इसे ऐसे सोचो, सी लेवल राइज कारण है और कोस्टल इरोजन उसके प्रभावों में से एक है। सी लेवल राइज का मतलब है पूरे समुद्र का एवरेज वाटर लेवल ऊपर जा रहा है। ये ऊंचा पानी का लेवल एक नए ऊंचे प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहां से लहरें कोस्ट पर हमला कर सकती हैं। तो ये इरोजन को बहुत तेजी से और ज्यादा अंदर तक होने देता है। सी लेवल राइज तेजी से होने वाले कोस्टल इरोजन के लिए स्टेज सेट करता है। हार्ड और सॉफ्ट इंजीनियरिंग में से आमतौर पर लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बेहतर माना जाता है और क्यों? लॉन्ग टर्म के लिए सॉफ्ट इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट हमेशा प्रेफर्ड ऑप्शन होता है। ये ज्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेसेस से लड़ने के बजाय उनके साथ काम करता है। ये अडैप्टिव है। एक मैंग्रोव फॉरेस्ट बढ़ते हुए सी लेवल्स के साथ ग्रो और अडैप्ट कर सकता है, जबकि एक कंक्रीट दीवार की हाइट फिक्स्ड होती है। सॉफ्ट सॉल्यूशंस बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करते हैं और दूसरे फायदे भी देते हैं, जैसे कार्बन सिंक्स की तरह काम करना। हार्ड इंजीनियरिंग एक कठोर नाजुक सुरक्षा है जो अचानक फेल हो सकती है। सॉफ्ट इंजीनियरिंग एक फ्लेक्सिबल जीवित सुरक्षा है। ये शायद एक सिली सवाल लगे, लेकिन इलीगल सैंड माइनिंग कोस्टल एरोजन कैसे करती है? बीच पर इतनी सारी सैंड तो है। बिल्कुल सिली सवाल नहीं है, ये एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। एक बीच सैंड का एक स्थिर ढेर नहीं है,
ये एक डायनामिक सिस्टम है, एक सैंड की नदी की तरह, जिसे नदियों से लगातार सप्लाई मिलती है और करंट्स द्वारा कोस्ट के साथ मूव किया जाता है। जब आप बीच या रिवर डेल्टा से सैंड निकालते हो तो आप इस बैलेंस्ड सिस्टम से सेडिमेंट हटा रहे हो। लहरों और करंट्स में अभी भी उतनी ही एनर्जी है, लेकिन अब उनके पास मूव करने के लिए कम सैंड है, तो वो बीच से ही सैंड उठाने लगते हैं, जिससे वो छोटा हो जाता है। आप अनिवार्य रूप से बीच को उसके भोजन से वंचित कर रहे हो। ओके, अब प्रैक्टिस की बारी आपकी। चलो एक क्विक प्रैक्टिस रन। कोस्टल इरोजन के लिए 2 हार्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और 2 सॉफ्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के नाम बताओ। पॉज करके बोलने की कोशिश करो। मिनी रिकैप। हमारी कोस्ट लाइन्स नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स के मिक्स से खतरे में हैं, लेकिन इंजीनियरिंग और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस दोनों का एक बैलेंस्ड अप्रोच यूज करके हम उन्हें बचा सकते हैं। याद रखना। Topic name. Dam failures are always catastrophic, especially on the downstream side, resulting in a colossal loss of life and property. Analyze the various causes of dam failures. Give 2 examples of large dam failures. Broad micro theme. When protectors become a threat. Dam failures. ओके, ये अगला टॉपिक गंभीर है। डैम्स मॉडर्न इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। उन्हें फ्लड्स कंट्रोल करने, बिजली बनाने और पानी प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है। वो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, लेकिन क्या होता है जब प्रोटेक्टर खुद फेल हो जाता है? नतीजा लगभग हमेशा एक महाविनाश होता है। उस बलून की रबर की स्किन है जो अपार दबाव को रोके हुए है। अब एक छोटी सी पिन की चुभन की कल्पना करो, ये एक स्ट्रक्चरल क्रैक है। या कल्पना करो कि कोई बलून को बहुत ज्यादा पानी से भर रहा है, ये एक्सट्रीम रेनफॉल है। क्या होता है? बूम, बलून फट जाता है। एकदम फेलियर वही एक्सप्लोजन है, लेकिन इसमें लाखों टन पानी एक झटके में रिलीज होता है, जो विनाश की एक दीवार बनाता है। तो डैम फेलियर है क्या? ये एक डैम के स्ट्रक्चर का कोलैप्स या ब्रीच होना है, जिससे उसमें रोका गया पानी अनियंत्रित रूप से रिलीज हो जाता है। और ये इंडिया के लिए एक बहुत क्रिटिकल इशू है, क्योंकि हमारे पास 5,700 से ज्यादा बड़े डैम्स हैं, दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा। इनमें से कई दशकों पुराने हैं। इंट्रोडक्शन। गुजरात में 1979 के मच्छू डैम डिजास्टर से लेकर हाल की घटनाओं तक इंडिया में दुखद डैम फेलियर्स का इतिहास रहा है। कारणों का विश्लेषण करना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये भविष्य के डिजास्टर्स को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। बैकग्राउंड। क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे डैम्स पर ऐसे प्रेशर पड़ रहे हैं जिनके लिए उन्हें ओरिजिनली डिजाइन नहीं किया गया था। साथ ही हमारे कई डैम्स पुराने हो रहे हैं। नए प्रेशर और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कॉम्बिनेशन एक बहुत रिस्की स्थिति पैदा करता है। कोर लॉजिक, कॉजेज ऑफ डैम फेलियर्स। तो ये विशाल स्ट्रक्चर्स फेल क्यों होते हैं? चलो 7 मुख्य कारणों को ब्रेक डाउन करते हैं। 1. ओवरटॉपिंग ड्यू टू एक्सट्रीम रेनफॉल। यह दुनिया भर में सबसे आम कारण है। एक क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट रिजर्वॉयर में इतना पानी डाल देता है कि स्पिलवे, जो अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर है, उसे संभाल नहीं पाता। पानी का लेवल बढ़ता है और डैम के ऊपर से बहने लगता है। ये बहाव डैम के स्ट्रक्चर को इरोड कर सकता है, जिससे कोलैप्स हो जाता है। 2018 की केरला फ्लड्स इस जोखिम का एक गंभीर याद दिलाती हैं। 2. स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स और पुअर कंस्ट्रक्शन। ये पहले दिन से ही एक मैन मेड गलती है। कमजोर या खराब मटेरियल का इस्तेमाल, कमजोर नींव या सिर्फ खराब डिजाइन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना सकता है। 3. पुअर मेंटेनेंस सम लैक ऑफ मॉनिटरिंग। ये एक धीमा किलर है। एक डैम को लगातार इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर छोटे क्रैक्स को इग्नोर किया जाता है, अगर गेट सर्विस नहीं किए जाते हैं, अगर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट से मिलने वाले चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज किया जाता है, तो ये कार के ब्रेक्स को सालों तक सर्विस ना कराने जैसा है, और फिर हैरान होना जब वो एक ढलान पर फेल हो जाते हैं। 4. साइस्मिक एक्टिविटी। भूकंप डैम स्ट्रक्चर्स को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये साइस्मिकली एक्टिव हिमालयन रीजन में स्थित सैकड़ों डैम्स के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। 5. सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन। दशकों में नदियां डैम के पीछे रिजर्वॉयर भारी मात्रा में सिल्ट और सेडिमेंट जमा कर देती हैं। ये सिल्ट रिजर्वॉयर की पानी स्टोरेज कैपेसिटी को कम कर देता है। ये डैम की दीवार पर अतिरिक्त दबाव भी डालता है, जिसके लिए शायद उसे डिजाइन ना किया गया हो। 6. लैंडस्लाइड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। रिजर्वॉयर में एक विशाल लैंडस्लाइड गिरने से पानी का एक बड़ा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो सकता है, जैसे बाथटब में एक बड़ा पत्थर फेंका गया हो। इससे एक लहर बन सकती है जो डैम को ओवरटॉप कर सकती है, जिससे फेलियर हो जाता है। उत्तराखंड में 2021 की ऋषिगंगा फ्लड एक दुखद उदाहरण था। 7. ह्यूमन एरर एंड ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट। कभी कभी स्ट्रक्चर ठीक होता है, लेकिन उसे मैनेज करने वाले लोग गलतियां करते हैं। बहुत ज्यादा पानी अचानक छोड़ना या फ्लड के दौरान समय पर डैम की गेट्स ना खोलना डाउनस्ट्रीम में एक डिजास्टर पैदा कर सकता है या उसे बदतर बना सकता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एग्जाम्पल्स। चलो 2 स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1. तिवारी डैम फेलियर 2019 महाराष्ट्र। ये एक छोटा मिट्टी का डैम था, लेकिन इसका फेलियर विनाशकारी था। कारण कई फैक्टर्स का एक घातक संयोजन था। स्थानीय लोग सालों से स्ट्रक्चरल क्रैक्स के बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। फिर इस क्षेत्रों में भारी बारिश हुई और कमजोर डैम बस टूट गया। प्रभाव 19 लोगों की जान चली गई और कई गांव पूरी तरह से बह गए। लापरवाही का एक साफ मामला। एग्जाम्पल 2. सैडनो डैम ब्रीच 2023। ये पुअर मैनेजमेंट का एक हालिया उदाहरण है। अधिकारी रिपेयर वर्क और डीसिल्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कथित तौर पर एक अवैज्ञानिक तरीके से किया गया, जिससे डैम का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया। जब भारी इनफ्लो आया तो डैम का एक हिस्सा टूट गया। प्रभाव संपत्ति का भारी नुकसान और खेती की जमीन का डूबना था। ये दिखाता है कि एक डैम को ठीक करने की कोशिश भी अगर गलत तरीके से की जाए तो खतरनाक हो सकती है। कंक्लूजन। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, हम इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? बड़ा कदम है डैम सेफ्टी एक्ट, जो 2021 में पास हुआ,
ये एक्ट डैम्स की रेगुलर इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस को अनिवार्य बनाता है। ये जवाबदेही के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय निकायों की स्थापना करता है और हर डैम के लिए एक इमरजेंसी एक्शन प्लान की आवश्यकता रखता है। लेकिन इस एक्ट की सफलता इसके सख्त कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। डैम सुरक्षा एक शीर्ष राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता होनी चाहिए। चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। मेरे कुछ सवाल है। 2021 का डैम सेफ्टी एक्ट जमीन पर आखिर करता क्या है? ये एक प्रॉपर सिस्टम बनाता है। इस एक्ट से पहले डैम सेफ्टी बहुत एडहॉक थी। अब एक्ट हर स्टेट में एक स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन SDSO और एक स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी के गठन को अनिवार्य बनाता है। ये सेंटर में एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA भी बनाता है। ये रेगुलर इंस्पेक्शंस और रिस्क असेसमेंट्स को अनिवार्य बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करता है, जो पहले नहीं थी। ओवरटॉपिंग और स्ट्रक्चरल फेलियर के बीच का फर्क समझा सकते हो? दोनों ही सुनने में लगता है कि डैम टूट रहा है। ये एक मुख्य फर्क है। ओवरटॉपिंग एक हाइड्रोलिक फेलियर है। डैम का स्ट्रक्चर शायद बिल्कुल मजबूत हो, लेकिन आने वाले पानी का वॉल्यूम स्पिलवे के लिए संभालना बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ऊपर से बह जाता है। स्ट्रक्चरल फेलियर तब होता है जब डैम का ही एक हिस्सा टूट जाता है, दीवार में क्रैक या नींव का कोलैप्स, मटेरियल या डिजाइन में कमजोरी के कारण, भले ही पानी का लेवल अपने पीक पर ना हो। एक बहुत ज्यादा पानी के बारे में है, दूसरा एक कमजोर स्ट्रक्चर के बारे में। आपने सिल्टेशन को एक बड़ी समस्या बताया। सुनने में लगता है कि डैम धीरे धीरे मिट्टी से भर जाता है। हम इस सिल को मैनेज या हटा कैसे सकते हैं? कुछ मेथड्स हैं। सबसे अच्छा है प्रिवेंशन, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, जिसका मतलब है पूरे उस एरिया में जंगल लगाना और मिट्टी संरक्षण के उपाय करना जहां से नदी पानी इकट्ठा करती है। इससे मिट्टी का कटाव कम होता है, इसलिए नदी में पहले से ही कम सिल्ट आती है। मौजूदा सिल्ट के लिए फ्लशिंग है, जिसमें फ्लड्स के दौरान डैम के नीचे स्पेशल गेट्स खोले जाते हैं ताकि जमा सिल्ट बह जाए। आखिरी उपाय है ड्रेजिंग, जिसमें मशीन से सिल्ट को फिजिकली हटाया जाता है, लेकिन ये बहुत महंगा और अक्सर बड़े रिजर्वॉयर्स के लिए अव्यवहारिक होता है। ह्यूमन एरर के बारे में, क्या डैम ऑपरेटर्स सच में इन सदी में एक बार आने वाली क्राइसिस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ट्रेंड होते? उन्हें ट्रेन किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग की क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी एक मुद्दा हो सकती है। डैम सेफ्टी एक्ट अब इमरजेंसीज के लिए रेगुलर, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और साफ, मानकृत ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स की जरूरत पर जोर देता है। सिर्फ एक आम दिन पर गेट्स ऑपरेट करना जानना काफी नहीं है। ऑपरेटर्स को एक्सट्रीम फ्लड सिनेरियोज के रियलिस्टिक सिमुलेशन से गुजरना होगा ताकि एक असली क्राइसिस के दौरान उनका रिस्पॉन्स घबराहट भरा नहीं, बल्कि तेज और सही हो। इंडिया में आजादी के आने के ठीक बाद बने कई डैम्स हैं। क्या ये पुराने डैम्स ज्यादा रिस्क पर हैं? बिल्कुल, उमर एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। कंक्रीट और स्टील जैसे मटेरियल्स समय के साथ खराब होते हैं। 1950 या 60 के डिजाइन स्टैंडर्ड्स शायद आज के क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स के लिए पर्याप्त ना हो। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में साइज्मिक रिस्क्स के बारे में हमारी समझ बेहतर हुई है और कई पुराने डैम्स आज के साइज्मिक कोड्स के अनुसार नहीं बनाए गए थे। इसलिए डैम सेफ्टी एक्ट का इन पुराने डैम्स की ऑडिटिंग, रिव्यूइंग और रेट्रोफिटिंग पर फोकस इतना अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है। चलो, आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। डैम फेलियर के कोई भी 3 अलग अलग कारण बता सकते हो जो हमने अभी डिस्कस किए? ऑडियो को पॉज करके जोर से बोलो। सैकड़ों पुराने डैम्स के साथ नए कानून के तहत सक्रिय सुरक्षा उपाय पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक नेम: ऑन December 2004, a tsunami brought havoc on 14 countries including India. Discuss the factors responsible for the occurrence of the tsunami and its effects on life and economy. In the light of guidelines of NDMA 2010, describe the mechanisms for preparedness to reduce the risk during such events. Broad micro theme: the 2004 tsunami, lessons from a catastrophe. अब हम एक ऐसे दिन में टाइम ट्रैवल करने जा रहे हैं जिसने इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सब कुछ बदल दिया। 26 दिसंबर 2004। इंडियन ओशन सुनामी एक ऐतिहासिक वेकअप कॉल था। मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी से समझाने की कोशिश करती हूँ कि सुनामी क्या है। इमेजिन करो आप एक बाथटब में हो। अगर आप पानी में एक बड़ा पत्थर फेंकते हो तो रिपल्स बनते हैं जो किनारों तक जाते हैं। एक सुनामी वैसा ही है, लेकिन एक ग्रहीय पैमाने पर। पत्थर समुद्र के तल पर एक विशाल भूकंप है और बैटटब पूरा समुद्र है, और रिपल्स विशाल शक्तिशाली लहरों की एक श्रृंखला है। सुनामी शब्द जापानीज है और इसका मतलब है हार्बर वेव। ये अत्यंत लंबी लहरों की एक श्रृंखला है जो समुद्र के बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, आमतौर पर एक पानी के नीचे के भूकंप के कारण होती है। इंट्रोडक्शन, कोर लॉजिक, द 2004 सुनामी। चलो पहले 2004 सुनामी के लिए जिम्मेदार कारणों पर चर्चा करते हैं। ट्रिगर एक दानव रूपी पानी के नीचे का भूकंप था, 9.1, 9.3 मैग्नीट्यूड का, इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास। लेकिन यह सिर्फ एक झटका नहीं था। इस भूकंप ने एक बहुत बड़े एरिया में समुद्र तल का एक विशाल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया। एक टेक्टोनिक प्लेट अचानक दूसरे के नीचे सरक गई, समुद्र तल को कई मीटर्स ऊपर धकेल दिया। इस वर्टिकल धक्के ने उसके ऊपर के पूरे पानी के कॉलम को उठा दिया, जिससे सुनामी लहरें बनी। और जीवन और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव क्या थे? वो प्रलयकारी थे। 14 देशों में 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के तट तबाह हो गए। अकेले इंडिया में कुल आर्थिक नुकसान लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया। फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्रीज, जो तटीय अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं, सालों के लिए पूरी तरह से नष्ट हो गई। कोर लॉजिक एनडीएमए गाइडलाइंस 2010 फॉर प्रिपेयर्डनेस। लेकिन ये महात्रासदी एक महापरिवर्तन का कारण बनी। 2004 से पहले इंडिया के पास एक आयोजित संगठित आपदा प्रबंधन प्रणाली नहीं थी। सुनामी ने हमें एक बनाने के लिए मजबूर किया।
चलो इससे निकले तैयारी के मैकेनिज्म्स को देखते हैं, जैसा कि एनडीएमए गाइडलाइंस में बताया गया है। 1. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सबक था। 2004 से पहले इंडिया के पास अपने लोगों को सुनामी के बारे में चेतावनी देने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। आफत के बाद हमने हैदराबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम ITWS स्थापित किया, जिसे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकॉइस मैनेज करता है। ये अब दुनिया के सबसे बेहतरीनों में से एक है। 2. प्रिपेयर्डनेस मैकेनिज्म्स। एक चेतावनी बेकार है अगर लोगों को नहीं पता कि क्या करना है, इसलिए फोकस कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पर शिफ्ट हो गया। इसमें तटीय गांवों में नियमित मॉक ड्रिल्स और इवैक्यूएशन एक्सरसाइजेज आयोजित करना शामिल है। लक्ष्य सुनामी रेडी कम्युनिटीज बनाना है, जहां एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इवैक्यूएशन रूट और चेतावनी सायरन का मतलब जानता हो। ये भौतिक उपाय हैं। इसमें ऊंची जमीन पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए मल्टीपर्पज सुनामी शेल्टर्स का निर्माण शामिल है। इसमें इवैक्यूएशन रूट्स को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना भी शामिल है, ताकि लोग घबराहट में खो न जाएं। और एक बड़ा फोकस कोस्टल बायोशील्ड्स को बढ़ावा देने पर है, जो तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव्स और अन्य स्थानीय पेड़ों की चौड़ी पट्टियां लगाने के लिए एक फैंसी टर्म है, ताकि वो एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम कर सके, जो लहर की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। कंक्लूजन, 2004 की सुनामी एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, लेकिन इसकी विरासत आफतों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसने 2005 में ऐतिहासिक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के पारित होने और एनडीएमए के गठन का नेतृत्व किया। इसने अकेले ही इंडिया के आपदा प्रबंधन दर्शन को एक प्रतिक्रियात्मक, राहत आधारित दृष्टिकोण से एक सक्रिय, रोकथाम और तैयारी आधारित प्रणाली में बदल दिया। चलो कुछ सवालों से इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करते हैं। पहला सवाल, एक सुनामी लहर कितनी तेजी से चलती है? और अगर ये इतनी तेज है, तो क्या लोगों को चेतावनी देने के लिए सच में पर्याप्त समय होता है? की गति से 800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से चल सकती है। ये अविश्वसनीय रूप से तेज है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, भूकंप से आने वाली साइज्मिक लहरें और भी तेजी से चलती हैं, धरती के क्रस्ट के माध्यम से ध्वनि की गति से। हमारे साइज्मिक सेंसर्स भूकंप को मिनटों के भीतर डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमें एक विंडो देता है, नजदीकी तटों के लिए 15-20 मिनट से लेकर दूर के तटों के लिए कुछ घंटे तक, ताकि हम सुनामी के पाथ की गणना कर सके और पहली लहर आने से पहले एक चेतावनी जारी कर सके। तो हाँ, समय होता है। इन कोस्टल बायोशील्ड्स के बारे में थोड़ा और बताओ। क्या पेड़ों की एक लाइन सच में एक विशाल लहर को रोक सकती है? ये 2004 जैसी एक विशाल लहर को पूरी तरह से नहीं रोक सकती, लेकिन ये उसकी विनाशकारी शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती है। सुनामी के बाद की स्टडीज ने दिखाया कि स्वस्थ घने मैंग्रोव वनों वाले तटीय क्षेत्रों में बहुत कम नुकसान हुआ और कम मौतें हुईं। जड़ों और तनों का जटिल नेटवर्क एक विशाल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये लहर की एनर्जी को तोड़ता है, पानी की गति को धीमा करता है और मलबा फंसाता है। ये एक शक्तिशाली और लागत प्रभावी प्राकृतिक सुरक्षा है। वार्निंग सिस्टम ITEWS काफी इंटरेस्टिंग है। ये भूकंप के बाद आखिर कंफर्म कैसे करता है कि सुनामी सच में जनरेट हुई है? ये सिर्फ अंदाजा तो नहीं हो सकता, राइट? सही कहा। ये एक बहुत सटीक 2 चरण वाला कंफर्मेशन प्रोसेस है। पहला चरण, साइज्मिक सेंसर्स का एक नेटवर्क एक पानी के नीचे के भूकंप को डिटेक्ट करता है और तुरंत निर्धारित करता है कि उसका मैग्नीट्यूड, स्थान और प्रकार सुनामी पैदा करने में सक्षम है या नहीं। अगर है तो एक वॉच या अलर्ट जारी किया जाता है। दूसरा चरण, डीप ओशन बुईज का एक नेटवर्क, जिसमें बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स लगे होते हैं, खुले समुद्र में सुनामी लहर के गुजरने का वास्तविक पता लगाता है। ये बुईज समुद्र स्तर में परिवर्तन को मापते हैं। जब साइज्मिक डेटा और बुई से मिलने वाला पानी के लेवल का डेटा दोनों सुनामी की पुष्टि करते हैं, तो जोखिम वाले विशिष्ट तटीय क्षेत्रों के लिए एक उच्च स्तरीय चेतावनी जारी की जाती है। एक आम तटीय गांव के लिए सुनामी रेडी कम्युनिटी व्यवहार में आखिर कैसी दिखती है? ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास एक प्लान है। इसका मतलब है कि उनके पास ऊंची जमीन की तरफ जाने वाले इवैक्यूएशन रूट्स दिखाने वाले स्पष्ट साइन बोर्ड्स हैं। उनके पास एक निर्धारित सुरक्षित सुनामी शेल्टर है। लोगों को बच्चों सहित सुनामी के प्राकृतिक चेतावनी संकेतों को पहचानना सिखाया जाता है, जैसे समुद्र का अचानक और असामान्य रूप से पीछे हटना। उनके पास एक गांव स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति है और सबसे महत्वपूर्ण, वो साल में कम से कम 1 या 2 बार इवैक्यूएशन ड्रिल्स का अभ्यास करते हैं, ताकि जब एक असली चेतावनी आए तो प्रतिक्रिया अव्यवस्थित और घबराहट भरी नहीं, बल्कि व्यवस्थित और स्वचालित हो। फाइनल सवाल, एक पानी के नीचे का भूकंप एक जमीन पर आने वाले शक्तिशाली भूकंप से सुनामी पैदा करने के लिए इतना ज्यादा खतरनाक क्यों होता है, भले ही वो तट के पास हो? यहाँ कीवर्ड है वाटर डिस्प्लेसमेंट। एक जमीन पर आने वाला भूकंप जमीन को हिलाता है। एक पानी के नीचे का भूकंप, विशेष रूप से एक महाथ्रस्ट भूकंप, जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी को ऊपर धकेलती है, उसके ऊपर के पूरे पानी के कॉलम को हिलाता है। ये एक विशाल पैडल की तरह है जो पानी को धकेलता है। इससे एक भारी मात्रा में पानी डिस्प्लेस होता है, जो फिर सुनामी लहर के रूप में फैल जाता है। एक जमीन का भूकंप भले ही तट पर हो, समुद्र के पानी को इस प्रत्यक्ष बड़े पैमाने पर डिस्प्लेस नहीं करता। चलो एक छोटा सा प्रैक्टिस। सुनामी के लिए एनडीएमए द्वारा सुझाई गई 3 मुख्य तैयारी मैकेनिज्म्स के नाम बताओ। वो हैं वार्निंग सिस्टम्स, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस और तीसरी चीजों से बोलो। मिनी रिकैप।
इन शॉर्ट 2004 की सुनामी एक क्रूर शिक्षक थी, लेकिन इसने इंडिया को शून्य से एक आधुनिक आपदा प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए मजबूर किया, जो प्रौद्योगिकी, योजना और सामुदायिक तैयारी के स्तंभों पर आधारित है। याद रखना, टॉपिक नेम: द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग ओवर द years. Discussing the reasons for urban floods highlight the mechanisms for preparedness to reduce the risk during such events. Broad micro theme: Why are cities drown? The 2016 perspective. ऑलराइट, चलो एक ऐसी आफत की तरफ चलते हैं जो हम हर मॉनसून अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हर साल हमारे सबसे बड़े शहर स्विमिंग पूल्स बन जाते हैं। 2016 का ये सवाल उन मूल कारणों पर नजर डालता है कि ये बार-बार क्यों होता है। मैं आपको एक सिंपल सी एनालॉजी देती हूँ। अपने किचन सिंक को इमेजिन करो। ड्रेन पाइप खाने के कचरे और प्लास्टिक से बंद है। अब आप नल को पूरी तरह से खोल देते हो। क्या होता है? सिंक सेकंड्स में भर जाएगा और पानी आपके पूरे किचन के फर्श पर फैल जाएगा। ठीक यही एक अर्बन फ्लड है। शहर सिंक है, ड्रेन्स बंद है और भारी बारिश, खुला हुआ नल है। तो चलो इसे डिफाइन करते हैं। अर्बन फ्लडिंग एक बने बनाए एरिया में जमीन का जलमग्न होना है। ये नदी की बाढ़ से अलग है। ये फ्लडिंग शहर के अंदर हो रही बारिश के कारण होती है, जो ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता को पार कर जाती है। इंट्रोडक्शन: 2005 के मुंबई फ्लड से लेकर 2015 के चेन्नई फ्लड्स तक अर्बन फ्लडिंग इंडिया में सबसे ज्यादा आने वाली और नुकसानदायक आफतों में से एक बन गई है। ये 2016 का पर्सपेक्टिव हमें मूल कारणों को समझने में मदद करता है। बैकग्राउंड: दशकों तक जैसे जैसे हमारे शहर बढ़े, हमने ज्यादा सड़कें, ज्यादा बिल्डिंग्स और ज्यादा फ्लाईओवर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। हम एक महत्वपूर्ण चीज भूल गए: बारिश का पानी कहाँ जाएगा। हमने अपने शहर प्रकृति को नजरअंदाज करके बनाए हैं और अब प्रकृति हमें बिल भेज रही है। कॉल लॉजिक रीजंस एंड प्रिपेयर्डनेस। चलो कारणों को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला, नेचुरल फैक्टर्स। हाँ, प्राकृतिक कारण भी है। सबसे बड़ा है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, जो बहुत कम समय में बहुत तीव्र बारिश के बर्स्ट्स ला रहा है। ज्यादा दिन बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो बारिश हो रही है वो बहुत भारी है। कुछ शहर प्राकृतिक रूप से नीचे स्थित ज्योग्राफिकल लोकेशंस में भी हैं, और बिल्कुल शहर के ऊपर सीधे होने वाले क्लाउड बर्स्ट्स जैसे हेवी प्रेसिपिटेशन इवेंट्स एक ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन असली समस्या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के साथ है, यानी मैनमेड कारण। नंबर 1 दोषी है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। हमने प्राकृतिक मिट्टी जो पानी सोखती है को कंक्रीट और एसफॉल्ट से बदल दिया है, जो इम्पर्मिएबल सतह है। पानी के पास बहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर है प्राकृतिक नालों पर एनक्रोचमेंट। हमने पुरानी नदियों, झीलों और वेटलैंड्स के ऊपर घर, मॉल्स और सरकारी इमारतें बना दी हैं। शहर के प्राकृतिक नालों को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। इसमें हमारी अपर्याप्त और पुरानी ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या को जोड़ो, जहां प्लास्टिक और कचरा हमारे मौजूदा नालों को भी बंद कर देता है। तो हम क्या कर सकते हैं? चलो मैकेनिज्म्स फॉर प्रिपेयर्डनेस देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में हमें अपने पुराने ड्रेनेज सिस्टम्स की डीसिल्टिंग और आधुनिकीकरण में भारी निवेश करना होगा। इससे भी महत्वपूर्ण हमें स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसका मतलब है शहरों को ज्यादा ग्रीन स्पेसेस, परमिएबल पेवमेंट्स और रेन गार्डन्स के साथ डिजाइन करना, जो बारिश के पानी को सोख सकें। और बिल्कुल हमें सिटी स्पेसिफिक और यहाँ तक कि नेबरहुड स्पेसिफिक रेनफॉल अलर्ट्स के साथ अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को बेहतर बनाना होगा। एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के दृष्टिकोण से फ्लड रिस्पांस के लिए एक यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए। मॉनसून शुरू होने से पहले ही कमजोर शहरों में एनडीआरएफ यूनिट्स की प्री पोजिशनिंग और तेजी से तैनाती की जरूरत है। म्युनिसिपल वर्कर्स के लिए मॉक ड्रिल्स के माध्यम से क्षमता निर्माण आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट को अर्बन प्लानिंग प्रोसेस में ही इंटीग्रेट करना होगा। आपको एक नई बिल्डिंग के लिए परमिशन तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप एक प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रेनेज प्लान ना दिखाएं। और आखिर में हम कम्युनिटी एंगेजमेंट को नहीं भूल सकते। नालों में कचरा ना डालने पर जन जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है। हमें हर पड़ोस में कम्युनिटी बेस्ड रिस्पांस टीम्स बनानी होंगी और स्थानीय नालों की सफाई में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा। कंक्लूजन: 2016 का दृष्टिकोण हमें दिखाता है कि कोई एक जादुई गोली नहीं है। हमें एक एकीकृत दृष्टिकोण की जरूरत है, जो स्ट्रक्चरल मेजर्स जैसे बेहतर नाले और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स जैसे बेहतर कानून और जन जागरूकता को जोड़ता है। हमारे शहरों को क्लाइमेट अडेप्टिव बनने के लिए विकसित होना होगा। चलो इसे कुछ सवालों से टेस्ट करते हैं। ये स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? मुंबई या दिल्ली जैसा एक कॉन्क्रीट जंगल एक स्पंज कैसे बन सकता है? ये एक ब्रिलियंट आइडिया है। एक स्पंज सिटी एक प्राकृतिक जंगल की नकल करने के लिए डिजाइन की जाती है। बारिश के पानी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने के लिए कंक्रीट चैनल्स बनाने के बजाय इसका उद्देश्य उस पानी को एब्जॉर्ब, साफ और इस्तेमाल करना है। ये चीजें जैसे फुटपाथ्स पर परमिएबल पेवमेंट्स का इस्तेमाल करके करती है, जो पानी को रिसने देते हैं। बिल्डिंग्स के ऊपर पौधों के साथ ग्रीन रूफ्स बनाकर, इंटरकनेक्टेड पार्क्स और वेटलैंड्स बनाकर, जो अतिरिक्त पानी को रोक सकते हैं। और सभी बड़ी इमारतों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाकर। ये शहर को एक कठोर वाटरप्रूफ सतह से एक नरम अवशोषक स्पंज में बदलने के बारे में है। हम हमेशा अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन को दोष देते हैं, लेकिन शहरों को बढ़ना ही है। लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। तो इस संदर्भ में प्लान्ड अर्बनाइजेशन कैसा दिखता है? प्लान्ड अर्बनाइजेशन का मतलब है ऐसा विकास जो शहर के प्राकृतिक हाइड्रोलॉजी का सम्मान करता है। इसका मतलब है एक मास्टर प्लान बनाना जिसमें शहर की झीलों, नदियों और वेटलैंड्स को नो डेवलपमेंट जोन्स के रूप में संरक्षित किया जाता है। इसका मतलब है कि जमीन के हर स्क्वायर मीटर के कॉन्क्रीटाइजेशन के लिए एक निश्चित प्रतिशत को एक हरा परमिएबल एरिया के रूप में छोड़ना होगा। इसका मतलब है सिर्फ बाहर की तरफ फैलने और हर चीज पर पेवमेंट करने के बजाय वर्टिकल ग्रोथ, ऊंची इमारतों को बढ़ावा देना। ये स्मार्ट ग्रोथ के बारे में है,
न कि सिर्फ अव्यवस्थित अनियोजित विकास। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नालों को मेंटेन करने में सच में कितनी प्रभावी हो सकती है, ये तो म्युनिसिपैलिटी का काम है ना। बड़े प्राथमिक नालों को मेंटेन करना म्यूनिसिपैलिटी का काम है, लेकिन रुकावट अक्सर हमारे पड़ोस के छोटे स्थानीय नालों में शुरू होती है। यहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अत्यंत प्रभावी हो सकती है। जब स्थानीय निवासी जागरूक होते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं तो वो कचरे और प्लास्टिक को फेंकने से रोक सकते हैं। समुदाय नेतृत्व वाले सफाई अभियान या अडॉप्ट ड्रेन कार्यक्रम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ड्रेनेज नेटवर्क का आखिरी छोर साफ रहे। ये नागरिकों और शहर के बीच एक साझेदारी है। IMD के नए रीजन स्पेसिफिक अलर्ट्स सामान्य मौसम के पूर्वानुमानों से बेहतर कैसे हैं? एक बहुत बड़ा सुधार। एक सामान्य पूर्वानुमान कह सकता है महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। यह कार्यवाही के लिए बहुत व्यापक है। एक आधुनिक क्षेत्र विशिष्ट अलर्ट, जिसे अक्सर नाउकास्ट कहा जाता है, कह सकता है मुंबई के अंधेरी और बांद्रा क्षेत्रों में अगले 3 घंटों में 80 से 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की तीव्र बारिश की संभावना है। इस स्तर की विशिष्ट स्थानीयकृत जानकारी नगरपालिका अधिकारियों को उस क्षेत्र में वाटर पंप्स मूव करने, ट्रैफिक पुलिस को सतर्क करने और नागरिकों को उन मार्गों से बचने की अनुमति देती है। यह एक अस्पष्ट चेतावनी और कार्यवाही योग्य सूचना के बीच का अंतर है। आपने नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स का जिक्र किया। बेहतर अर्बन प्लानिंग के अलावा एक और उदाहरण दे सकते हो? बिल्कुल। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स वो होते हैं जिनमें भौतिक चीजें बनाना शामिल नहीं होता। बेहतर प्लानिंग के अलावा एक बेहतरीन उदाहरण है सख्त जोनिंग कानून बनाना और उन्हें लागू करना। जैसे कहना किसी भी नदी या प्राकृतिक नाले के 50 मीटर के भीतर कोई निर्माण अनुमति नहीं है। एक और उदाहरण है बेहतर बाढ़ बीमा कार्यक्रम बनाना, ताकि लोगों को एक वित्तीय सुरक्षा जाल मिल सके। और एक बहुत महत्वपूर्ण है बाढ़ से पहले, दौरान और बाद में क्या करना है, इस पर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना, जिससे तैयारी की एक संस्कृति बन सके। वो नीति, ज्ञान और व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ओके, आपकी बारी। अर्बन फ्लड्स के लिए 2 नेचुरल और 2 एंथ्रोपोजेनिक मैनमेड फैक्टर्स की लिस्ट बनाने की कोशिश करो। पॉज करके सोचो और बोलो। मिनी रिकैप। ऑलराइट, आज का हमारा आखिरी टॉपिक, हम 2016 से 2024 में फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। भाषा बदल गई है। अर्बन फ्लडिंग अब सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये अब आधिकारिक तौर पर एक क्रिटिकल क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर है। जरूरत बढ़ गई है। अपनी एनालॉजी को अपडेट करते हैं। 2016 में हमने कहा था कि शहर का ड्रेनेज एक बंद किचन सिंक जैसा है जिसका नल खुला हुआ है। 2024 की सच्चाई और भी डरावनी है। सिंक अब भी बंद है, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज ने नल को एक फायर होस से बदल दिया है। सिस्टम तुरंत ओवरवेल्म हो जाएगा। हमारे शहर अब इसका सामना कर रहे हैं। इस 2024 पर्सपेक्टिव का सोर्स एक डरावने अनुमान से शुरू होता है। क्लाइमेट मॉडल्स 2030 तक इंडिया में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स में 43% की वृद्धि का अनुमान लगाते हैं। ये एक बिल्कुल नए परत की तत्कालिकता जोड़ता है। समस्या हमारे सोचने से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इंट्रोडक्शन एंड कॉजेस। कारण वही हैं जो हमने डिस्कस किए, लेकिन 2024 का पर्सपेक्टिव ज्यादा आंकड़ों और विशिष्ट उदाहरणों पर आधारित है। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन के लिए सोर्स बेंगलुरु का उदाहरण देता है, जिसने लगभग 80% अपनी झीलों और वेटलैंड्स को निर्माण के लिए खो दिया है। पुराने ड्रेनेज के लिए क्लासिक उदाहरण मुंबई का है, जिसका ब्रिटिशकालीन ड्रेनेज सिस्टम 25 mm प्रति घंटे की बारिश के लिए डिजाइन किया गया था। आज शहर नियमित रूप से 100 mm प्रति घंटे से अधिक के इवेंट्स का सामना करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अप्रचलित है। 2 मेजर फ्लड्स, केस स्टडीज। सवाल हमसे 2 प्रमुख बाढ़ों का उल्लेख करने के लिए कहता है। चलो उन्हें केस स्टडीज के रूप में देखते हैं। केस स्टडी 1, मुंबई, जुलाई 2005। ये सबसे बड़ी थी। ट्रिगर 24 घंटे की अवधि में अभूतपूर्व 944 मिमी की बारिश थी। प्रभाव विनाशकारी था, लगभग 1000 मौतें और 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान। मुंबई से सबक साफ था, हमें अपने ड्रेनेज सिस्टम्स को अपग्रेड करने, तटीय आउटफॉल्स पर फ्लड गेट्स लगाने ताकि हाई टाइड शहर में बाढ़ न लाए, और लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए पहाड़ी ढलानों को स्थिर करने की सख्त जरूरत थी। केस स्टडी 2, चेन्नई, नवंबर 2015। यह 1 महीने तक रिकॉर्ड तोड़ मॉनसून बारिश के कारण हुआ। प्रभाव लगभग 347 मौतें, शहर का 75% हिस्सा जलमग्न और आर्थिक नुकसान 20,000 करोड़ से अधिक था। लेकिन चेन्नई से मुख्य सबक अलग और बहुत महत्वपूर्ण था। यह सिर्फ बारिश के बारे में नहीं था, यह शहर के वेटलैंड्स और अदयार और कुबुम नदियों के फ्लड प्लेन्स पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के बारे में था। ये खराब रिजर्वॉयर रिलीज प्रोटोकॉल्स एक बड़ी मानवीय भूल के साथ मिल गया था, जिसने एक खराब स्थिति को विनाशकारी बना दिया। इंडियन पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स। यहाँ 2024 का जवाब बहुत विस्तृत हो जाता है। सालों से इंडिया ने इससे निपटने के लिए नीतियों और फ्रेमवर्क्स का एक पूरा शस्त्रागार तैयार किया है। उन्हें सिर्फ लिस्ट करने के बजाय चलो उन्हें थीमेटिकली ग्रुप करते हैं। हम सरकार की स्ट्रैटेजी को 3 स्तरों पर सोच सकते हैं। द रूल बुक, ये ऐसी नीतियां हैं जो नियम तय करती हैं। इसमें NDMA गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ अर्बन फ्लडिंग 2010, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर अर्बन फ्लडिंग 2017 और 2016 के मॉडल बिल्डिंग बायलॉज शामिल हैं, जो शहरों को बताते हैं कि उन्हें कैसे निर्माण करना चाहिए। लेवल 2, द मनी। ये ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो फंडिंग प्रदान करते हैं। इसमें अमृत और अमृत 2.0 मिशन शामिल हैं, जो शहरों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स अपग्रेड करने जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे देते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण रूप से इस उद्देश्य के लिए 15 फाइनेंस कमीशन द्वारा 2500 करोड़ रुपए का एक समर्पित अर्बन फ्लड मिटिगेशन फंड स्थापित किया गया था। लेवल 3,
द स्मार्ट डिजाइन, ये ऐसे मिशन हैं जो नवाचार को बढ़ावा देते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन और क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज मिशन शहरों को स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट जैसे आधुनिक विचारों को पायलट करने और सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम्स यूडीएस को लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कंक्लूजन, तो इस सब का क्या मतलब है? ये सभी अलग अलग उपकरण एक साथ मिलकर हमारे शहरों को एक बाढ़ के बाद एक अडहॉक प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया से एक जोखिम सूचित, नियोजित और सक्रिय दृष्टिकोण की तरफ शिफ्ट करने का उद्देश्य रखते हैं। बाढ़ मुक्त शहरों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है। अब बड़ी चुनौती कार्यान्वयन की है। चलो ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमने ये समझ लिया है, हमारे आखिरी दौर के सवालों का सामना करते हैं। सोर्स तटीय शहरों में एक समस्या के रूप में बैक वाटर इफेक्ट्स का उल्लेख करता है। ये क्या होता है? ये मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों के लिए एक गंभीर समस्या है। इमेजिन करो कि शहर के नाले बारिश के पानी को समुद्र में खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी समय हाई टाइड है, इसलिए समुद्र का स्तर भी ऊंचा है। ऊंचा समुद्र का स्तर नालों से आ रहे पानी के खिलाफ पीछे धकेलता है। ये बैक वाटर इफेक्ट एक प्लग की तरह काम करता है, नालों को खाली होने से रोकता है। इससे बारिश का पानी बैकअप होकर शहर में बहुत तेजी से और गंभीर रूप से बाढ़ लाता है। चेन्नई फ्लड्स में आपने पुअर रेजर्वोयर रिलीज प्रोटोकॉल्स का जिक्र किया। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब है? ये एक विशाल प्रबंधन विफलता थी। चेन्नई के ऊपर के रिजर्वॉयर्स भारी बारिश के कारण तेजी से भर रहे थे। धीरे धीरे और एक नियोजित तरीके से पानी छोड़ने के बजाय अधिकारियों ने रिजर्वॉयर्स के लगभग भर जाने तक इंतजार किया। फिर और भारी बारिश की भविष्यवाणी के साथ वो घबरा गए और एक साथ बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया। पानी की यह अचानक विशाल लहर नदी में नीचे और शहर में घुस गई, जो पहले से ही सीधी बारिश से जूझ रहा था। इसने एक बाढ़ को एक प्रलय में बदल दिया। सुड्स सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम्स क्या है? क्या ये स्पंज सिटी का ही दूसरा नाम है? ये बहुत समान है। SUDS यूके और यूरोप में आमतौर पे स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। ये बारिश के बहाव को प्रबंधित करने के लिए प्रकृति की नकल करने वाले तरीकों का एक संग्रह है। सारे पानी को बाहर ले जाने के लिए एक विशाल कंक्रीट पाइप बनाने के बजाय SUDS पानी को धीमा करने, उसे प्राकृतिक रूप से फिल्टर करने और उसे वहीं जमीन में सोखने देने के लिए परमिएबल पेवमेंट्स, ग्रीन रूफ्स, डिटेंशन बेसिन्स और वेटलैंड्स जैसे छोटे स्मार्टर चीजों का संयोजन इस्तेमाल करता है। अर्बन फ्लडिंग के लिए 15 फाइनेंस कमीशन से एक अलग समर्पित फंड की जरूरत क्यों थी? क्या शहरों के अपने बजट नहीं होते? अर्बन फ्लडिंग एक बहुत जटिल और महंगी समस्या है। एक शहर के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को रिफिट करने में हजारों करोड़ लग सकते हैं, जिसे एक अकेला शहर नगरपालिका शायद अफोर्ड न कर पाए। समस्या अक्सर अलग अलग सरकारी विभागों, शहरी विकास, जल, पर्यावरण आदि के बीच फंस जाती है। एक समर्पित राष्ट्रीय फंड यह सुनिश्चित करता है कि इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से पैसा रखा गया है और इसका इस्तेमाल बड़े एकीकृत प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए किया जा सकता है। यह संकेत देता है कि केंद्र सरकार इसे एक शीर्ष राष्ट्रीय प्राथमिकता मानती है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। सोर्स 2030 तक एक्सट्रीम रेनफॉल में 43% की वृद्धि की भविष्यवाणी करता है। ये बस कुछ ही साल दूर है। क्या हमारे शहर सच में उससे निपटने के लिए उस गति से तैयारी कर रहे हैं? ये $1 ट्रिलियन सवाल है। अच्छी खबर यह है कि नीतियां, फ्रेमवर्क्स और बहुत सारा विज्ञान अब मौजूद है, जो एक दशक पहले से एक बहुत बड़ा कदम है। ब्लूप्रिंट मौजूद है, हालांकि जमीन पर कार्यान्वयन की गति, अतिक्रमण हटाना, पुराने नालों को रीफिट करना, स्पॉन्ज सिटी प्रोजेक्ट्स बनाना, क्लाइमेट चेंज और अनियोजित शहरीकरण की तेज गति की तुलना में अभी भी बहुत बहुत धीमी है। कागज पर प्लान और जमीन पर कार्यान्वयन के बीच इस विशाल अंतर को पाटना आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ओके, आज के लिए आपका आखिरी प्रैक्टिस। अर्बन फ्लड्स के लिए इंडिया के पास कोई भी 3 विशिष्ट नीतियां या फ्रेमवर्क्स के नाम बताओ। पॉज करके उन्हें रिहर्स करो। मिनी रिकैप। अर्बन फ्लड्स पर 2024 का दृष्टिकोण डेटा ड्रिवन और पॉलिसी हैवी है, जो एक बहुआयामी राष्ट्रीय रणनीति प्रस्तुत करता है। ब्लूप्रिंट अब तैयार है, लेकिन कार्यान्वयन के लिए समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो चुकी है। फ्यू, ये एक मैराथन सेशन था, एक असली गहरी चर्चा। तो हमने आज क्या कवर किया? हमने डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विषयों का एक व्यापक विश्लेषण किया। चलो अपनी यात्रा का जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने पहाड़ों में क्लाउड बर्स्ट के साथ शुरुआत की, एनडीएमए के 5 पिलर सुरक्षा प्लान और इन वेदर बॉम्ब्स के बनने के पीछे के विज्ञान दोनों को समझा। फिर हम तट पर कोस्टल इरोजन पर चर्चा करने के लिए गए, इसके मैनमेड और प्राकृतिक कारणों और हमारे बीचेस को बचाने के लिए हार्ड वर्सेस सॉफ्ट समाधानों को देखा। उसके बाद हमने डैम फेलियर्स के विनाशकारी मुद्दे को उठाया, उन 7 कारणों का विश्लेषण किया कि ये रक्षक क्यों फेल हो सकते हैं। हमने दुखद 2004 सुनामी में टाइम ट्रैवल किया और देखा कि इसने कैसे इंडिया के पूरे आपदा प्रबंधन प्रणाली में क्रांति ला दी। और आखिर में हमने अपने शहरों में बहुत समय बिताया। अर्बन फ्लड्स को 2 अलग अलग समय के दृष्टिकोणों से निपटाते हुए देखा कि हमारी समझ और नीतियां 2016 से 2024 तक कैसे विकसित हुई हैं। इनका जवाब जोर से देने की कोशिश करो, जैसे कि आप उन्हें एक दोस्त को समझा रहे हो। 1. एनडीएमए के क्लाउड बर्स्ट मिटिगेशन स्ट्रैटेजी के 5 मुख्य स्तंभों को समझाओ, सिर्फ मुख्य विचार। 2. 30 सेकेंड्स में ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की प्रक्रिया और ये कैसे क्लाउड बर्स्ट का कारण बनती है, इसका वर्णन करो। 3. कोस्टल इरोजन के लिए हार्ड और सॉफ्ट इंजीनियरिंग सोल्यूशन के बीच अंतर बताओ, हर एक के लिए एक स्पष्ट उदाहरण देते हुए। 4. एक बड़े भूकंप के अलावा 3 कारण बताओ जिनसे एक डैम फेल हो सकता है। 5. 2004 सुनामी के बाद इंडिया के आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में सबसे बड़ा एकल परिवर्तन क्या था? दर्शन में बदलाव के बारे में सोचो। 6. स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट क्या है और ये अर्बन फ्लड्स को रोकने में कैसे मदद करता है? और यहाँ एक आखिरी चुनौती है जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हमारे द्वारा चर्चित किसी भी एक आफत को चुनो, क्लाउड बर्स्ट, सुनामी या अर्बन फ्लड। कल्पना करो कि आपको इसके लिए एक 2 मिनट का पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट यानी PSA बनाना है।
जिसे रेडियो पर चलाया जाएगा। सामुदायिक तैयारी के लिए आपका मुख्य संदेश क्या होगा? आप लोगों से कौन सा एक कार्य करने के लिए कहेंगे? इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करो और देखो ये कैसा सुनाई देता है। ब्रिलियंट। आप आखिर तक बने रहे, मैं सच में प्रभावित हूँ। अगर इस सुपर डिटेल्ड विश्लेषण ने आपकी मदद की तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगला सेशन किस टॉपिक पर चाहते हैं और प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ये उपयोगी लग सकता है। अगली बार तक सीखते रहिए और क्यूरियस बने रहिए।